आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवाती तूफान ताउते मंगलवार को पोरबंदर और नालिया के बीच गुजरात तट से टकराएगा। पश्चिम रेलवे ने सौराष्ट्र क्षेत्र से चलने वाली और जाने वाली 56 रेलगाड़ियों को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से निपटने के लिए राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकथाम की रणनीति बनाने और टीकाकरण बढ़ाने का आह्वान किया। सरकार ने कोवैक्सीन टीके का उत्पादन बढ़ाकर प्रति माह 10 करोड़ डोज करने की योजना बनाई। देश में अब तक 18 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने जीएसटी की वापसी से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। केरल विद्रोहियों के साथ लड़ाई में म्यांमार के 250 से अधिक सैनिक मारे गए। और टेनिस में इटली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला राफेल नाडाल से होगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान ताउते और प्रभावी हो गया है। इसके मंगलवार तक गुजरात के तट के पास पहुंचने की संभावना है, जहां भारी वर्षा होगी। तूफान पोरबंदर और नलिया के बीच से गुजरात के तटों को पार कर सकता है। चक्रवात के कारण जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारिका, अमरेली, राजकोट, जामनगर और दीव सहित गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि चक्रवात ताउते से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। एक समीक्षा बैठक के बाद कल उन्होंने कहा कि सरकार चक्रवात पर नजर बनाए हुए है और हर जरूरी कदम उठा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चक्रवाती तूफान ताउते के संभावित खतरे को देखते हुए गुजरात में राष्ट्रीय आपदा मोचन दल की 24 टीम तैनात की गई है। जिला प्रशासन को चक्रवाती तूफान से कोई भी जानहानि न हो, इस तरह से जरूरी सभी कदम उठाने के लिए सूचना दी गई है। प्रशासन को सभी कोविड अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति बनाए रखने की और जरूरत पड़ने पर डीजल जनरेटर सेट भी तैयार रखने के लिए कहा गया है। सौराष्ट्र और कच्छ के जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और कच्छ जिलों में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंस और आईसीयू एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। तटीय जिलों के प्रशासनों को मछुआरे और नमक कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र जाने वाली या वहां से चलने वाली 56 रेलगाड़ियों को एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के तटीय शहर रत्नागिरी में कल भारी बारिश हुई। मुंबई में भी आज दोपहर से वर्षा शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार पश्चिमी महाराष्ट्र के समूचे पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर कोल्हापुर और सातारा में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में बृहन मुंबई नगर निगम कई एहतियाती कदम उठा रहा है। एक रिपोर्ट। बीएमसी ने शनिवार रात 580 मरीजों को मुंबई के राज्य और नागरिक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। बीएमसी ने शुक्रवार को अस्पतालों को बेड और ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता को लेकर अंतिम समय में परेशान होने की स्थिति से बचने के लिए सतर्क किया। बीएमसी ने अस्पतालों से बिजली गुल होने की स्थिति में जनरेटर और अन्य वैकल्पिक प्रणालियों को चालू रखने के लिए कहा। मरीजों को शिफ्ट करने के लिए करीब 40 एम्बुलेंस को तैनात किया गया। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के कुछ स्थानों पर बारिश और बिजली गिरने की सूचना है। इस बीच आईएमडी के तटीय क्षेत्रों के पास मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में चक्रवात ताउते को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। मछुआरों को 18 मई तक समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित इलाके तक पहुंचा दिया गया है।
कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई और राजस्व मंत्री आर अशोक ने कल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक की और राहत कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे बेंगलुरु संवाददाता से। तटीय क्षेत्र में चक्रवात के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवा चल रही है। रेड अलर्ट की घोषणा हो चुकी है। पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। दक्षिण कन्नड़ा और कोडगु में 2 एनडीआरएफ टीम नियोजित है। उनके पास राहत सामग्री जैसे नाव, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, जनरेटर और सैटेलाइट फोन मौजूद हैं। 3 तटीय जिलों में 8 रिलीफ कैंप खोले गए हैं। साइक्लोन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आश्रय केंद्र भी खोले गए हैं। दवा, मास्क, सैनिटाइजर और सोप का प्रबंध भी किया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। चक्रवाती तूफान ताउते के केरल और लक्षद्वीप के पास से होकर गुजरने के कारण इन भागों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन भागों में व्यापक नुकसान की खबर है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने आज भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते की स्थिति से निपटने की राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की है। कल उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के हर संभव उपाय करने को कहा। उन्होंने बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता बनाए रखने तथा नुकसान की जल्द बहाली के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, बिजली उपलब्धता पर आधारित वैक्सीन शीत श्रृंखला, औषधि भंडारण और अन्य चिकित्सा सुविधाएं तथा ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष का कामकाज बिना रुके जारी रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जामनगर से ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा कम से कम करने के विशेष उपाय किए जाएं। जामनगर में चक्रवात के कारण अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। श्री मोदी ने राहत कार्यों में स्थानीय समुदायों को भी शामिल करने पर बल दिया। चक्रवात ताउते से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल सचिव तटवर्ती राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। सभी तटवर्ती राज्यों के लिए राज्य आपदा राहत कोष की पहली किस्त पहले से ही जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 42 टीमें तैनात की हैं और 26 टीमों को तैयार रखा है। विद्युत मंत्रालय ने बिजली बहाली के लिए ट्रांसफार्मरों, डीजी सेट और अन्य उपकरणों को तैयार रखा हुआ है। दूरसंचार मंत्रालय टावरों पर नजर रखे हुए है और दूरसंचार सेवा बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोविड सहित अन्य स्वास्थ्यगत तैयारियों के लिए परामर्श जारी किया है। पोत परिवहन और पत्तन मंत्रालय ने भी आपात सेवा के लिए पोतों की तैनाती की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल संवेदनशील स्थानों से लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार की सहायता कर रहा है और चक्रवात से निपटने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण, जांच और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कल कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में ऐसे वेंटिलेटर पर गंभीर चिंता जताई जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों को लगाने और उनके इस्तेमाल की तत्काल जांच की जानी चाहिए। देश में अब तक 18 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,42,000 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली डोज और 66 लाख से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 44 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 81 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 17,14,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,53,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 2 करोड़ 4 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,26,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इस दौरान
890 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 2,66,000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उत्पादन प्रतिमाह 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ डोज करने की योजना बनाई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रम वैक्सीन निर्माण से जुड़ेंगे, जिससे प्रतिमाह इसका उत्पादन बढ़कर 13 करोड़ डोज हो जाएगा। डॉक्टर पॉल ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक निजी कंपनियों की भागीदारी चाहती है। कोवैक्सीन के निर्माण के लिए जिन 3 सरकारी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है वे हैं मुंबई की हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और बुलंदशहर की भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स। डॉक्टर पॉल के अनुसार इन तीनों कंपनियों के साथ कोवैक्सीन की तकनीक साझा की जा रही है और उत्पादन बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 12 दिन में कोविड संक्रमण में लगातार गिरावट और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले 4-5 दिन से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो गई है। पिछले ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों में हम देखते हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस एक्टिव केसेस से बढ़कर आ रहे हैं और हमारी एवरेज वीकली रिकवरी में भी 11% इम्प्रूवमेंट हुआ है। 75% हमारे केसेस अभी भी 10 स्टेट से आ रहे हैं और 80% एक्टिव केसेस 12 स्टेट्स में हैं। 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस अभी 11 स्टेट्स में हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 8 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं और 17 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि लोगों को कोविड संक्रमण के मामले में स्टेरॉइड का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगर हम स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उसको मिसयूज ना करें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टीरॉयड्स का डोज जो है, हाई डोज स्टीरॉयड्स कई दफा दिए जाते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। डेटा यही कहता है कि माइल्ड टू मॉडरेट डोज स्टीरॉयड्स आर गुड इनफ। अगर हम बहुत हाई डोज स्टीरॉयड्स देंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तीसरा ये कि डेटा ये भी शो करता है कि 5 से 10 दिन तक मैक्सिमम स्टीरॉयड्स की जरूरत पड़ती है मेजॉरिटी ऑफ कोविड पेशेंट्स में। बहुत लंबे टाइम स्टीरॉयड्स देने से भी शुगर कंट्रोल बिकम्स मोर डिफिकल्ट। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। चक्रवाती तूफान ताउते मंगलवार को पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट से टकराएगा। पश्चिम रेलवे ने सौराष्ट्र क्षेत्र से चलने वाली और जाने वाली 56 रेलगाड़ियों को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से निपटने के लिए राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकथाम की रणनीति बनाने और टीकाकरण बढ़ाने का आह्वान किया। सरकार ने कोवैक्सीन टीके का उत्पादन बढ़ाकर प्रतिमाह 10 करोड़ डोज करने की योजना बनाई। देश में अब तक 18 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने जीएसटी की वापसी से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। केरन विद्रोहियों के साथ लड़ाई में म्यांमा के 250 से अधिक सैनिक मारे गए। और टेनिस में इटली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला राफेल नाडाल से होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की वापसी से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए कल से एक विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान 31 मई तक जारी रहेगा। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इस दौरान जीएसटी वापसी संबंधी सभी लंबित दावों का 30 दिन की निर्धारित अवधि से पहले ही निपटान करने के प्रयास किए जाएंगे। बोर्ड का अनुमान है कि 14 मई तक लंबित सभी दावे 31 मई तक निपटा लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कमजोर आय वर्ग के लोगों को 3 महीने का राशन और भत्ता देने का निर्णय किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्थानीय दुकानदारों और गरीब तबके को राहत देने के कदम के तौर पर राज्य सरकार ने कमजोर आय वर्ग के लोगों को 1,000 रुपए और 3 महीने का राशन देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह भी तय किया गया कि 20 मई से बेसिक शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष सभी स्तर के शैक्षिक संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। इस बीच सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल राज्य में 281 लोगों की जान कोविड संक्रमण की वजह से चली गई है, जिससे अब तक मरने वालों की संख्या 17,283 हो गई है। राज्य में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या 16,09,140 तक पहुंच गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में लॉकडाउन के लिए जारी संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। राज्य में पूर्णबंदी इस महीने की 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राशन की दुकानें, डेयरी, सब्जियों और मांस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक खुली रहेंगी। निर्माण सामग्री, बीज और उर्वरक की दुकानें सप्ताह में 2 बार सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खोली जाएंगी। विवाह समारोह में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इस बीच राज्य में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। कल 7,336 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 14,340 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार जरूरत पूरी करने के लिए खुले बाजार से कोविड वैक्सीन खरीदने को तैयार है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से अधिक कोविड टीके खरीदने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली और इन राज्यों को जाने वाली सभी यात्री बसों के आवागमन पर प्रतिबंध 23 मई तक बढ़ा दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य शासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए लोकहित में मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य से आने जाने वाले बस परिवहन संचालन को स्थगित करने की अवधि को 23 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से फोन पर चर्चा कर प्रदेश में कोविड संक्रमण और ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के संबंध में चर्चा भी की। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 99,970 हो गई है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कई जिलों में कोविड लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के इस 5वें चरण में कई व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ब्यौरा हमारे रायपुर संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर, जशपुर, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव सहित अनेक जिलों में लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान सुपरमार्केट, सब्जी बाजार, मॉल, शोरूम, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। शराब दुकानें और बार भी नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी ही की जा सकेगी। लोक सेवा केंद्रों सहित किराना, फल सब्जी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल और दुग्ध उत्पाद सहित सभी प्रकार की एकल दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य के सभी जिलों में हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 पर एक उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति में जाने माने डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल हैं, जो राज्य सरकार को टीकाकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और भविष्य में कोविड लहर से मुकाबले के लिए तैयारियों के बारे में सुझाव देंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज से 2 सप्ताह के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। मेट्रो और लोकल ट्रेनों के साथ साथ ऑटो, टैक्सी और जलमार्ग सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति होगी। तमिलनाडु सरकार कोविड संकट से निपटने के लिए निकट भविष्य में 2000 डॉक्टर और 6000 नर्सों की नियुक्ति पर विचार कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चेन्नई नगर निगम ने एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को घर में पृथकवास में रखे गए लोगों के उपचार और कोविड देखभाल केंद्रों की निगरानी में 3 महीने की अवधि के लिए 40,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर लगाया है। एक रिपोर्ट।
राज्य में कल 33,000 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। 2 लाख से अधिक रोगी अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। कोयम्बटूर में 3,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हुई है। चेंगलपेट में 2,000 मामले देखे गए हैं। कन्याकुमारी, कांचीपुरम, मदुरई, तिरुवल्लुर, तिरुप्पुर और तिरुचिरापल्ली में 1,000 से ज्यादा कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लोक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर टी.एस. सेल्वा विनायगम ने अस्पतालों, संस्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कोविड रोगियों से परिजनों के मिलने पर रोक लगा दी है। उन्होंने अस्पतालों को सूचना केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों के परिजन हालचाल ले सकें। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री लोक राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। महाराष्ट्र के जालना में एक निजी कंपनी ने मात्र 18 दिन में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र में हवा से अवशोषित कर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। यहां से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। जालना जिले में हर रोज कोरोना के लगभग 500 नए मामले सामने आते हैं। इनमें से कुछ मरीजों को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पोलाद इंडस्ट्रीज ने केवल 18 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। हर रोज लगभग 300 सिलेंडर ऑक्सीजन जमा किया जाता है, जिसमें से 250 सिलेंडर अस्पतालों को मुफ्त दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने पोलाद इंडस्ट्रीज को भेंट देकर उनकी सराहना की तथा अन्य उद्योगों को भी उन्होंने आह्वान किया कि वो भी ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए कोशिश करें। कुणाल शिंदे के साथ जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर समूचे स्वास्थ्य परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए बाल रोग विशेषज्ञों का कार्यबल का गठन करेगी। राज्य ने महामारी की तीसरी लहर से बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यह टास्क फोर्स समय समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा छोटे बच्चों के विभिन्न प्रकार के आईसीयू और कोविड वार्ड्स में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। यह टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि प्रदेश सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में आज ही के दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है, चाहे वह जैविक मिशन के जरिए हो या एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के माध्यम से। श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सिक्किम एक आत्मनिर्भर तथा महिला सशक्तिकरण और जनहित को प्राथमिकता देने वाला राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। जाने माने पत्रकार और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक सुनील जैन का कोरोना से कल एम्स दिल्ली में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जैन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। म्यांमा में जातीय संघर्ष में विद्रोही करेन गुरिल्ला छापामारों ने एक सप्ताह के भीतर 250 से ज्यादा सैनिकों की हत्या कर दी है। इस महीने करेन नेशनल यूनियन KNU के ठिकानों पर सेना की कार्रवाई के बाद से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। KNU कमांडर ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि संघर्ष में लगभग 250 सैनिक घायल भी हुए हैं। KNU ने दावा किया कि इस भीषण संघर्ष में मारे गए सैनिकों में एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। म्यांमा के हपापुन, श्वेकिन और थाटून जिलों तथा बागो इलाकों में ये संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब KNU ने थीमू हता में सल्वीन नदी के पास सेना की एक चौकी पर कब्जा कर लिया। इटली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला राफेल नडाल से होगा। 9 बार चैंपियन रह चुके स्पेन के राफेल नडाल ने सेमीफाइनल में अमेरिका के रेली ओपेल्का को 6-4, 6-4 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के लोरेंजो सोनेगो को 6-3, 6-7, 6-2 से मात दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि मन को सकारात्मक और शरीर को कोरोना से मुक्त रखें। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड श्रृंखला के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हालात कठिन हैं, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में ही हम जीतेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि मौजूदा कठिन काल में दोष और गुणों को भुलाकर पूरे राष्ट्र को एक टीम के रूप में काम करना है। पूरे भारत को एक समूह के नाते
सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकला है। कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। इस संबंध में उनको गोद देने के लिए बहुत सारे संदेश सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। केंद्रीय दत्तक स्रोत प्राधिकरण कारा के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल दीपक कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि भारत में बच्चों को गोद लेने के 2 वैध तरीके हैं। पहले के अनुसार बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों को गोद लिया जा सकता है। दूसरा हिंदू दत्तक और देखभाल अधिनियम है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में 2015 के कारण अनुसार बच्चों को गोद लिया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, अधिकांश अखबारों ने संक्रमण को थामने की रणनीति पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में टीकाकरण अभियान को गति देने के साथ ही गांवों में घर घर जांच करने के निर्देश के समाचार को बड़ी सुर्खी बनाया है। कोरोना के कल सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में सामने आने की खबर भी अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है, दूसरी लहर स्थिर, 24 राज्यों में संक्रमण दर 15% से अधिक। उत्तर प्रदेश में 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ाए जाने पर भी अखबारों की नजर है। लोक सत्य ने लिखा है, बंगाल में 16 मई से पूर्ण लॉकडाउन। जनसत्ता ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के इस बयान को प्रमुखता दी है कि लोगों की लापरवाही से घातक हुई दूसरी लहर। हरिभूमि ने लिखा है, भागवत ने कहा, एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय टीम की तरह कार्य करना होगा। दैनिक जागरण ने अच्छी खबर शीर्षक से लिखा है, डीआरडीओ की कोरोना रोधी 2DG दवा के लिए देश में उपलब्ध है पर्याप्त कच्चा माल। अखबारों ने लिखा है, महामारी के दौरान आधार के बिना चिकित्सा सेवा या अस्पताल में भर्ती होने से वंचित नहीं किया जा सकता। जीएसटी परिषद की पूर्ण बैठक 28 मई को होगी, लिखा है हरिभूमि ने। कई राज्यों में चक्रवात से निपटने की पूर्व तैयारियों पर भी अखबारों ने चर्चा की है। दैनिक भास्कर लिखता है, अति भीषण तूफान 18 मई को गुजरात के द्वारका तट से टकराएगा। राजस्थान पत्रिका की खबर है, 5 राज्यों के तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात, सभी राज्य बचाव की तैयारी में जुटे। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर विशेष आलेख में लिखा है, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों की राय के अनुसार हवा के मुकाबले पानी में देर तक रहते हैं कोरोना विषाणु, नदी में 20 से 25 दिन तक विषाणुओं के रहने का अंदेशा। नवभारत टाइम्स ने खबर दी है, अमेरिका में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को बिना मास्क बाहर निकलने की इजाजत दी गई, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 50 करोड़ को टीका लगाए जाने के बाद ही भारत में ये स्थिति संभव। पत्र लिखता है, अभी हम अमेरिका से काफी दूर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान ताउते मंगलवार को पोरबंदर और नालिया के बीच गुजरात तट से टकराएगा। पश्चिम रेलवे ने सौराष्ट्र से चलने वाली और जाने वाली 56 रेलगाड़ियों को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से निपटने के लिए राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर संक्रमण की रोकथाम की रणनीति बनाने और टीकाकरण बढ़ाने का आह्वान किया। सरकार ने कोवैक्सीन टीके का उत्पादन बढ़ाकर प्रति माह 10 करोड़ डोज करने की योजना बनाई। देश में अब तक 18 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने जीएसटी की वापसी से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू किया और किरण विद्रोहियों के साथ लड़ाई में म्यांमार के 250 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।